हेलो बच्चों। हम सिंपलेक्स मेथड कर रहे थे और उसके अंदर हम छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं वो सोल्व कर रहे थे सिंपलेक्स मेथड के अंदर। और जैसा कि हम यहाँ पर एक इसका फायदा ले रहे हैं आप सिंपलेक्स मेथड का, सिंपलेक्स मेथड के द्वारा जो लीनियर इक्वेशन होती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन उन्हें सोल्व किया जा सकता है। तो वो कैसे कैसे सोल्व करेंगे वो बात करेंगे अभी। और यदि इससे पहला तुम्हें सिंपलेक्स मेथड नहीं पढ़ा है तो सिंपलेक्स मेथड जरूर पढ़िए, उसके बाद ही इस वीडियो पर आइए। तो इसमें जैसे इक्वेशन दी गई हो उन्हें सोल्व कैसे कैसे करना है, क्योंकि सिंपलेक्स मेथड तो एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, लेकिन यहाँ पर हमें इक्वेशंस दी गई होंगी केवल। तो हमें यहाँ पर कुछ चीजें लानी पड़ेंगी अपने पास से, जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी उसे लाना पड़ेगा, नो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होंगे वो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनेगी तभी तो सिंपलेक्स मेथड सोल्व होगी। तो क्या क्या करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे स्टेप 1 में कहा हमने नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन यदि नहीं दिए गए हैं प्रॉब्लम के अंदर तो उन्हें हम लाएंगे कैसे। तो तुम्हें पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते थे, अगर कोई वेरिएबल नॉन नेगेटिव नहीं होता तो उसे रिप्लेस कर देते थे दो पॉजिटिव वेरिएबल्स के डिफरेंस से, जिसमें x1 डैश x1 डबल डैश पॉजिटिव हुआ करता था। ठीक, अभी करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या है, अगर उसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल तुम्हें ऐड करने हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे वी एड एन आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल हमेशा नॉन नेगेटिव ही होते हैं इन ईच इक्वेशन, प्रत्येक इक्वेशन के अंदर यदि जरूरत है तो। क्यों ऐड करना है, ऑब्टेन ए बेसिस मैट्रिक्स, बेसिस मैट्रिक्स कह दीजिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब आर्टिफिशियल तुम उसमें ऐड करोगे तो फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर उनके कोएफिशिएंट क्या लेंगे वो मैंने यहां बताया। फिर तुम्हें एक डमी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेनी है, इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन विच एवरी गिवन वेरिएबल इज असाइन टू जीरो, जिसके अंदर प्रत्येक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जीरो रखना है, लेकिन जो आर्टिफिशियल है उनका कोएफिशिएंट -1 रखना है। और फिर उस प्रॉब्लम को वैसे सोल्व करिए जैसे सिंपलेक्स से सोल्व करते हो, कोई नया उसमें बिगम या टू फेस नहीं लगाना, सिंपल सिंपलेक्स मेथड लगा दीजिए। जैसे कि एक हमारी ये प्रॉब्लम है, अब देखिए इसके अंदर कहा गया दो इक्वेशन है, केवल दो इक्वेशन, सोल्व करिए सिंपलेक्स मेथड से। देखिए वैसे तो क्वेश्चन सिंपल भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन हम सिंपलेक्स मेथड सोल्व करना सीख रहे हैं तो इसलिए हम सिंपलेक्स मेथड के अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे। सिंपलेक्स मेथड कहता है कि अगर वेरिएबल नॉन नेगेटिव नहीं लिखे हुए कहीं पर भी तो नॉन नेगेटिव बना लीजिए। इसमें दो ही वेरिएबल्स हैं तो पहले हम x1 x2 को नॉन नेगेटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो तुम जानते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने सिखा रखा भी था। जैसे x1 को बनाना तो इसे लिखिए x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। इसी तरह से x2 को लिख दीजिए x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, और वेहर करके लिख दीजिए यहाँ पीछे की ओर कि भाई x1 डैश x1 डबल डैश x2 डैश और x2 डबल डैश आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये सब पॉजिटिव है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या बन जाएगी तुम्हारी, इक्वेशन 1 और 2 क्या लेके जाएंगे, देन इक्वेशन जो 1 है और 2 है एंड 2, देखिए पहले वाली बनेगी 2x1 डैश माइनस 2x1 डबल डैश, दूसरी बनेगी x2 डैश माइनस x2 डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर दूसरी वाली बन जाएगी 3x1 डैश माइनस के 3x1 डबल डैश प्लस के 4x2 डैश माइनस के 4x2 डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 12। अब हम इसको यहां पर देखिए क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स अवेलेबल है। x1 डैश का कॉलम देखिए 2 3, x1 डबल डैश का -2 -3, x2 डैश का 1 4, इसका -1 -4, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं है। तो फिर उसने कहा यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब दो आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि आइडेंटिटी का कोई सा भी मैट्रिक्स कॉलम तैयार नहीं है। ये हमारा x1 और यहाँ पर x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, मैंने एक आर्टिफिशियल जोड़ दिया a1। सेकंड में भी ऐसे ही करूंगा मैं 3x1 डैश माइनस के 3x1 डबल डैश प्लस के 4x2 डैश माइनस के 4x2 डबल डैश, और यहाँ पर डाल दिया मैंने a2। ये हो गया 12। अब देखिए अब उसने कहा आर्टिफिशियल डाल दिए, अब स्टेप नंबर 3 में था ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाइए। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं डमी, काल्पनिक। क्या बनाएंगे, जितने भी प्रॉब्लम के अंदर वेरिएबल्स हैं उनके सबके कोएफिशिएंट तुम्हें जीरो डालने हैं, x1 डबल डैश का भी, x2 डैश का भी, x2 डबल डैश का भी,
और जो आर्टिफिशियल हैं उनके कोफिशिएंट डालिए -1 ठीक। अब देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही आ गई है, कांस्टेंट इक्वेशन में भी कन्वर्ट हो गए हैं, सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव भी हो गए हैं। तो एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। ठीक है, अब इसको सिंपलेक्स मेथड से सोल्व किया जा सकता है। अब सिंपलेक्स मेथड के लिए तुम्हें पता है एक टेबल बनानी पड़ती है। अब वो टेबल बनानी शुरू करते हैं। टेबल तुम्हें बनानी आती है, ध्यान देना। सबसे पहले एक्स बी, फिर सी जे, और जितने भी वेरिएबल तुमने लिए हैं वो सब यहां पर डालिए, x2 डैश और x2 डबल डैश, और यहां पर a1 और यहां पर a2। पहले x1 डैश का कॉलम देखिए 2 3। ध्यान रखना कहां से बनाए जाते हैं, ये कांस्टेंट जो होते हैं उनके कोफिशिएंट देखने पड़ते हैं। x2 में है, x1 डबल डैश में है -2 -3, फिर x2 डैश में देखिए 1 4 है, इसके अंदर -1 -4 है, a1 का है 1 0, इसका है 0 1। x भी तुम्हें पता होता है राइट हैंड साइड होती है 112, ये रही 112। ऊपर सी जे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएंगे, वो 0 0 0 0 -1 -1 होते हैं। उसके बाद बेसिक वेरिएबल तुम पहचानोगे कौन कौन से हैं, जो आइडेंटिटी कॉलम देते हैं, एक a1 है और एक a2 है। फिर यहाँ पर cb लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ cb, जो ऊपर लिखे होते हैं ये cj होते हैं, c1 c2 c3 c4 c5, c5 नहीं a1 ये a2। यहाँ कोफिशिएंट कितने हैं, -1 और -1। बस अब इस टेबल में इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन हमें पता है सिंपलेक्स मेथड तब तक नहीं रुकता जब तक कि डेल्टा जेड सारे के सारे लेस देन इक्वल टू 0 ना जाएं। तो पहले हम जेड जे निकालेंगे। जेड जे का फॉर्मूला तुम्हें मालूम होगा, जेड जे बराबर होता है सी बी वाले कॉलम की एक्स जे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर देना, जेड जे हो जाता है। तो ये रहा सी बी वाला कॉलम, ये रहा, और ये रहा x1 डैश वाला कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो -2, इसकी इसमें करो -3, तो कुल मिलाकर -5 आ गया। इसकी इसमें करोगे इसमें तो प्लस के 5 आ जाएगा, इसकी करो इस वाले में तो -1 -4 -5 आ गया। इस वाले करेंगे इस वाले में तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस के 5 आ गया, ये रहा। इसकी करो इसमें माइनस के 1 आ गया, ये 0 हो जाएगा, इसके इसमें -1 आ जाएगा। अब डेल्टा जे निकालो। डेल्टा जे का मतलब होता है सी जे में से माइनस करना होता है जेड जे को। सी जे ऊपर लिखे होते हैं और जेड जे ये होता है। ऊपर 0 है, 0 में से -5 करोगे तो प्लस के 5 आ जाएगा। इसमें से इसे माइनस करोगे तो -5, इसमें से इसे माइनस करोगे +5, इसमें से इसे माइनस करोगे तो -5, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, इस वाले में से इस वाले में से इसे माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आए, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉब्लम के अंदर जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। तो फिर तुम्हें बताया गया था कि अब तुम्हें नया सोल्यूशन निकालना, तो नए सोल्यूशन के लिए एक नई टेबल बनाते हैं। अब नई टेबल के लिए कैसे करते हैं, इस जो बेसिक वेरिएबल है इनमें चेंज करना होता है। उसके लिए किसको यहां से हटाना है, किसको यहां अंदर लाना है इस जगह, तो उसके लिए तो रूल है एक बाकायदा। पहले चुनते हैं मैक्सिमम डेल्टा जे। तो यहां पर मैक्सिमम डेल्टा जे कौन है वो देखिए, मैक्सिमम डेल्टा जे 5 है, यहां पर भी है 5, यहां पर भी 5 है, प्लस का पॉजिटिव वाला, ये दो जगह 5 है। तो मर्जी होती है तुम्हारी कोई सा भी 5 ले लीजिए, ये नहीं कि तुम्हें ये लेना है ये लेना नहीं, लार्जेस्ट जो भी हो उसे ले लीजिए। तो यहाँ लार्जेस्ट जो है 2 है डेल्टा जे, तो इसमें से कोई सा भी एक डेल्टा जे चुन लीजिए। ठीक है, वो मर्जी है तुम्हारी, चाहे तो तुम इनकमिंग बना लो x1 डैश को या बना लीजिए x2 डैश को। अगर मान लीजिए तुम बनाते हो इसको तो इनकमिंग जाएगा ये वाला, और तुम इसे बनाते हो तो इनकमिंग जाएगा ये। सपोज करो मैंने यही ले लिया, तो x2 डैश हमारा इनकमिंग वेक्टर है, इसका मतलब x2 डैश यहाँ आएगा, यहाँ पर। तो इनमें से कोई उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें रेशो निकालनी पड़ती है, एक्स बी अपॉन जो तुम्हारा इनकमिंग बना है x2 डैश बना, उससे डिवाइड करना है। लेकिन ध्यान रखना पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं। करो, एक्स बी का वाला कॉलम 1 है और यहाँ x2 डैश है 1, तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1/1 कुल मिलाकर 1 आ जाएगा। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, तो 12/4 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। अब ये देखिए किस रो की रेशो मिनिमम आई, तो पहली वाली रो की रेशो मिनिमम आई, तो इसके पीछे हट जाइए। तो A1 जो है ये आउटगोइंग है, तो जब ये आउटगोइंग है तो इसका मतलब इसे बाहर निकालना है, और इसकी जगह कौन आ जाएगा, x2 डैश आ जाएगा, A2 यहीं रहेगा। अब x2 डैश का कोफिशिएंट देखो ऊपर लिखा हुआ 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, A2 का तो -1 था ही, ये रहा। अब ये नया सोल्यूशन जाएगा इस टेबल में, लेकिन ये टेबल बदलनी पड़ती है। अब ये टेबल बदली क्या जाएगी वो भी तुम्हें मालूम है। टेबल बदलने के लिए मैं बता देता हूं, इस टेबल को बदलेंगे, इस टेबल को देखो, जो बेसिक वेरिएबल बनाया है तुमने x2 डैश,
तो x2 डैश का कॉलम देखो कहाँ है, x2 डैश का कॉलम ये वाला कॉलम था, तो इसे आइडेंटिटी कॉलम के अनुसार बदलो, क्योंकि ये शुरू में लिखा हुआ फर्स्ट रो में, तो ये आइडेंटिटी का फर्स्ट कॉलम बनाना है तुम्हें, इसका मतलब यहाँ वन बनाना है और यहाँ पे बनानी है तुम्हें जीरो, तो इसलिए इसे बोलते हैं की एलिमेंट, बता भी रखा तुम्हें। चलो जी, अब इसे जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सोचो, पहले यहाँ वन बनाना, जीरो तो बाद में बनाएंगे, वन बनाना तो वन तो है यहाँ, तो इसका मतलब फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट रो हमने ऐसे लिख दिया 1 2 -2, यहाँ 1, यहाँ -1 और यहाँ पर a1। अब जैसे मैंने बताया तुम्हें पहले भी, जैसे a1 होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ये यदि बाहर निकल गया है तो इसके कॉलम को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इस वाले को लिख देता हूं मैं, a2 वाले को, ये कितना है, जीरो है। अब सेकंड रो में देखो, यहाँ पे 4 लिखा हुआ और ऊपर लिखा हुआ 1, हमें यहाँ जीरो बनाना, तो ऊपर वाले में 4 की मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, और सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दो। मेरा कहने का मतलब है R2 में ये ऑपरेशन लगाओ, R2 माइनस के 4 इंटू R1, तो यहाँ जीरो बन जाएगा, लेकिन चेंज पूरी रो में करना है। तो जैसे तुमने यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करी, 12 में से 8 4 गए, तुम्हारे 8 यहाँ बच जाएंगे, यहाँ पे तुमने 4 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ बच गए 12 और यहाँ पे है 3, तो 12 में 3 गए 9 बच जाएंगे तुम्हारे, यहाँ माइनस के 9 यहाँ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करी तुमने, माइनस के 8 हो गए, -3 में से माइनस के 8 चले जाएंगे तुम्हारे, तो प्लस के 5 हो जाएंगे, ये आ गया 5, इसमें से ये गया जीरो आ जाएगा, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई इसमें से ये घटाया जीरो आ जाएगा। कहीं गलती हो कुछ, क्या गलती होगी, यहाँ पर करी हमने किससे, 4 से, तो 8 ही तो आए हैं, सही तो है। अच्छा यहाँ गलती होगी, -5 बैठेगा, ओह यहाँ देखो भी, यहाँ पर 4 दूनी 8 होगी और 3 में से यहाँ 5 बचे थे, ओह 5 है ये, 5, मैं सोचा 9 लिख दिया था, ये 5 ही जल्दीबाजी में लिखा गया था ये। अब यहाँ बता दो, यहाँ तुमने 4 की मल्टीप्लाई, ये तो छोड़ दिया, यहाँ पर तुमने 4 की मल्टीप्लाई करी, इसमें से घटाया तो 1 तो रहेगा ये रहा। अब इस टेबल में एक नया सॉल्यूशन तुम्हें मिल गया, अब इस सॉल्यूशन को फिर चेक करो कि ये अच्छा सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें फिर सॉल्यूशन में और डेल्टा जे और जेड जे निकालने पड़ेंगे। चलो जी, सबसे पहले निकालते हैं जेड जे। जेड जे हमें निकालना आते हैं, सीबी वाला कॉलम ये रहा और ये कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में करो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई जीरो में जीरो, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 5 है, ये माइनस के 5 था ना, माइनस के 5 था प्लस के 5 था, माइनस के 5 था शायद, ऊपर देख लो ना, ये रहा, ठीक है माइनस के 5, चलो करो, इसके इसमें प्लस के 5 आ गया, ये रहा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें जीरो आ गया, इसकी इसमें करोगे तो माइनस के 5 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ये जीरो जीरो आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो ये माइनस के बना जाएंगे। अब डेल्टा जे निकाल दो बस। डेल्टा जे तुम्हें पता है, सी जे जो ऊपर लिखे होते हैं उसमें से जेड जे माइनस करना पड़ता है, ऊपर लिखे हैं देखो जीरो, सी जे ये रहा जीरो और यहाँ पे 5 लिखा हुआ, तो माइनस के 5 हो जाएगा, ये आ गया माइनस के 5, फिर जीरो में से ये गया तो प्लस के 5 हो जाएगा, जीरो में से ये गया तो जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर इसे माइनस करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन इस 5 ने खेल बिगाड़ दिया, ये 5 प्लस का आ गया, तो इसका मतलब अगली टेबल फिर बनानी पड़ेगी। चलो जी, सॉल्यूशन फिर बदलना पड़ेगा, सॉल्यूशन बदलना तुम्हें आता है। सबसे पहले लार्जेस्ट पॉजिटिव डेल्टा जे पकड़ो, ये है, तो एरो लगा दो, इसका मतलब जो ऊपर लिखा होगा वो ही तुम्हारा इनकमिंग वेक्टर होगा। ऊपर लिखा हुआ है x1 डबल डैश, तो इसका मतलब अब की बार x1 डबल डैश इनकमिंग वेक्टर हुआ। तो फिर तुम्हें यहां से बाहर भी निकालना, अब किसको बाहर निकालना है, उसके लिए तुम्हें रेशो निकालनी पड़ेगी। चलो जी रेशो निकालते हैं, रेशो निकालनी है, एक्स बी वाले कॉलम को डिवाइड करना पड़ता है इनकमिंग वेक्टर के कॉलम से, x1 डबल डैश से। करो, यहाँ देखो एक्स बी वाला कॉलम 1 है और यहाँ पे आ रही है नेगेटिव, तो इससे डिवाइड नहीं करोगे, इसे छोड़ दोगे, क्योंकि केवल पॉजिटिव एलिमेंटों से ही डिवाइड किया जाता है। यहाँ चेक करो, यहाँ पर रहा 8 और यहाँ पर रहा 5, तो यहाँ 8/5 आ जाएगा, लेकिन रेशो तो केवल इस रो की निकली ना, तो ये ही हमें देगी आउटगोइंग, तो आउटगोइंग कौन हो जाएगा हमारा A2। अब की एलिमेंट कौन होगा, इनकमिंग वेक्टर का तो कॉलम लेते हैं ये वाला कॉलम, और आउटगोइंग की रो लेते हैं ये वाली, तो उनके इंटरसेक्शन पर कौन आ रहा 5, तो ये एलिमेंट की एलिमेंट बैठ गया तुम्हारा। बस अगली टेबल में ये 1 बनाना है, इसके ऊपर यहाँ 0 बनाना है, ठीक। तो अगला सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर x2 डैश तो ऐसा ही है, लेकिन अब की बार A2 बाहर गया था और A2 की जगह कौन आया है, ये लिखा हुआ था x1 डबल डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 डबल डैश, ये रहा, कोएफिशिएंट ऊपर था इसका 0, ये रहा, तो एक नया सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन टेबल तो बदलेगी। अब टेबल बदलने के लिए तुम्हें मालूम है क्या करना पड़ता है, इस टेबल के अंदर
सारा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं, जो की एलिमेंट है सब बनाते हैं। तो इसका मतलब R2 को डिवाइड कर दो 5 से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ R2 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो यहाँ 8/5 हो जाएगा, यहाँ माइनस के बना जाएगा, यहाँ प्लस के बना जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0। अब जैसे A2 हमारा बाहर निकल गया है, तो A2 का कॉलम भी कैलकुलेट मत करिए, क्योंकि A2 आर्टिफिशियल था, वो बाहर निकल गया, ये आ गया। उसके बाद में जैसे यहाँ 5 है, अब ऊपर यहाँ 0 करना, तो यहाँ 2 की जगह 0 करना, 2 की जगह, तो यहाँ पर भी 2 बनाओ की एलिमेंट में 2, तो 2/5 की मल्टीप्लाई कर लेना, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, और दोनों को ऐड कर देना। तो R1 में क्या करना है, तुम्हें R1 में ऐड कर देना है 2/5 की मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी, एक मिनट गलती होगी, R1 में तो चेंज करना, R1 में क्या चेंज करना वो देखो, R1 में ऐड कर देना है 2/5 इंटू R2। जब यहाँ 2/5 की मल्टीप्लाई होगी, 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, और इसमें ऐड करोगे तो 0 जाएगा। अब यही काम तुम्हें पूरी रो में करना है, करिए। बस पहले इस रो में करते हैं हम, इसमें बताओ यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 में 2/5 इंटू R2 में कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 8, सोल्व करो, 5 यहाँ जाएगा, और 8 16 यहाँ हो गया, 16 5 21 हो गया, 21/5 हो गया, तो 21/5 तो यहाँ आ गया। अब बैठता है यहाँ पर, यहाँ मेरे ख्याल से 0 ही आएगा, क्योंकि ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। यहाँ देखो, इसमें ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर -1 रहेगा, बाकी हमने कैलकुलेट करे ही नहीं है, ये आ गया। अब इस टेबल में एक नया सोल्यूशन आ गया, अब वो सोल्यूशन है क्या वो चेक करना। चलो चेक करो, सबसे पहले ZJ निकालो, ZJ देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी इसमें 0, इसकी इसमें 0, 0 ही आएगी, इसकी इसमें 0, यहाँ भी 0 ही आएगी, यहाँ भी 0 ही आएगी। अब डेल्टा J निकालो, अब ऊपर देखो डेल्टा J क्या थे, CJ, ऊपर CJ थे, सारे 0 थे मेरे ख्याल से, तो 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, ये भी 0, ये भी 0। अब देखो सारे डेल्टा J लेस देन इक्वल टू 0 आ गए, बस सिंपलेक्स मेथड रुक गया। तो हम कहेंगे भाई देखिए, ऑल डेल्टा J लेस देन इक्वल टू 0, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बैठा इसका, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का क्या हुआ, इज x2 डैश की वैल्यू आई, x2 डैश की वैल्यू आई है 21/5, और x1 डबल डैश की वैल्यू आई है 8/5, और जो इस टेबल में नहीं है वो सब 0 आए, जैसे x2 डबल डैश नहीं है इसके अंदर, x1 डैश नहीं है, वो सब 0 है। ठीक है, तो ये ही इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया। लेकिन बच्चे कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो तुम्हारी इक्वेशन थी, उनके अंदर जो वेरिएबल थे वो तो x1 x2 थे, तुमने निकाले डैश की वैल्यू, तो x1 x2 की वैल्यू, x1 डैश की वैल्यू, x1 डबल डैश की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x2 डैश की वैल्यू, x2 डबल डैश की यहाँ रख दीजिए, तो x1 और x2 दोनों निकल ही आएंगे। तो सोल्व तो करी हमने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्यूशन किसका आया, इन इक्वेशन का। ठीक है, तो इसमें काफी सारी चीजें अपने पास से मानी गई हैं, उन्हें ध्यान रखिए। जैसे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपने पास से बनाई गई है, वो थी नहीं, लेकिन फिर भी बनाई हमने और इनको सोल्व करा। एक बार चेक कर लेते हैं सोल्यूशन क्या बना। x1 था हमारा, x1 डैश माइनस के x1 डबल डैश, x1 डैश की वैल्यू कितनी आई हमारी, 0 आई, और x1 डबल डैश की वैल्यू आई 8/5, तो कुल मिला के ये बैठ गई माइनस के 8/5। याद करो x2 क्या था, x2 था x2 डैश माइनस के x2 डबल डैश, x2 डैश की वैल्यू आई तुम्हारी 21/5, ये रही, और x2 डबल डैश था हमारा 0, तो कुल मिला के ये बैठ गए 21/5। अब तुम्हें ये आंसर चेक करना, तो तुम्हें पता क्या करना, जो इक्वेशन दी गई है उनमें रखकर देख लीजिए। जैसे पहली इक्वेशन है 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, इसमें रख के देख लीजिए, यहां रख के दिखा देता हूं मैं। 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 21 था, रखना लेफ्ट हैंड साइड में। x1 की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, आई माइनस के 8/5, x2 की वैल्यू आई है 21/5, एलसीएम ले लो, यहाँ 5 आ गया, माइनस के 16 यहाँ आ गया, प्लस के 21 यहाँ आ गया। अरे इक्वेशन गलत बोल गया, 1 था शायद इस साइड में, 1, एक बार वो चेक कर लो, हो सकता है मैं गलत हूँ। पहली इक्वेशन में 1 तो था, ये रहा 2x1 प्लस x2 की वैल्यू 1 आनी है, ये रहा, सही तो करा। और यहाँ बैठेंगे तुम्हारे प्लस के 5 और नीचे आ जाएगा 5, तो 5/5 करने पे कितना आ जाएगा 1, तो सेटिस्फाई तो कर रही है, दूसरा रख के देख लीजिए। तो इसका सोल्यूशन कुल मिलाकर ये आया x1 इक्वल टू माइनस के 8/5, और x2 की वैल्यू बैठी 21/5। तो इस तरह से हम इक्वेशंस जो हैं
सिंप्लेक्स मेथड से बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो बड़े आराम से सोल्व तो ना हुआ, टाइम तो लगता ही है इनके अंदर, लेकिन करके देखिए। अगली वीडियो में फिर दूसरा टॉपिक लेके आएंगे।